हेलो स्टूडेंट्स, टोटल इंग्लिश के एक नए वीडियो में सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश का फर्स्ट पोएम, दैट इज़ अ फोटोग्राफ। और इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस बनाए थे जिसमें कि द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एंड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये दोनों मैंने कवर किया था। सो अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है सो नो नीड टू वरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे रहा हूँ उसका, आप वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। सो व्हाट अबाउट टुडेज़ टॉपिक। आज जो हम लोग पोएम करने वाले हैं फोटोग्राफ, ये एक बहुत ही खूबसूरत कविता है जो कि हम लोग कहते हैं, हम लोग कई बार फोटोग्राफ को देखकर अपने पास्ट में चले जाते हैं। हमारे अंदर वो फीलिंग आने लगती है कि उस टाइम पे कैसा रहा होगा। ये सब कुछ बातें हैं जो काफ़ी टचिंग है, जो काफ़ी हमारे मन को अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो पोएट है, पोएट नेम इज़ शिरली टोल्सन। उन्होंने एक तस्वीर देखी जो उनकी माँ की है तस्वीर, और उस तस्वीर से क्या क्या बातें निकल कर आती हैं, क्या क्या थॉट्स उनके माइंड में आते हैं, ये हम लोग देखेंगे। वाइल एक्सप्लेनिंग द पोएम आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द हार्ड वर्ड्स एज वेल एज द लिटरेरी डिवाइसेस और द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द पोएम। अ फोटोग्राफ, टोटल जो पोएम है आपका वो 4 स्टैंजाज में है, दिख रहा होगा। फर्स्ट स्टैंजा ब्लू है, फिर रेड, देन अगेन ब्लू, देन रेड। एंड ये जो स्ट्रक्चर है इस पोएम का, उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। स्ट्रक्चर जो है काफ़ी अनइवन है, कुछ भी इसमें सिमिलर आपको नहीं मिलेगा। देख सकते हैं 4 लाइन का है पहला स्टैंजा, दूसरा स्टैंजा 5 लाइन्स का है, अगेन यहाँ पर लाइन्स बढ़ जा रहे हैं, फिर 4 लाइन का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डिफ़र कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। और फिगर ऑफ स्पीच की भी बात की, जो राइम स्कीम की भी बात की जाए तो कुछ खास राइम स्कीम आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। मतलब रिपीटेशन नहीं है साउंड का इन द एंड ऑफ द वर्ड्स। सो इस तरह के पोएम को हम लोग कह सकते हैं फ्री वर्स है। फ्री वर्स कहने का मतलब होता है जिसमें कि कोई वर्स का यूज़ नहीं होता, कोई राइमिंग स्कीम का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है सो यू कैन कीप इट इनटू द कैटेगरी ऑफ फ्री वर्स। चलिए अब थोड़ा हम लोग मीनिंग पर देखते हैं क्या है। लेट अस बिगिन द फर्स्ट स्टैंजा। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। एक्सट्रैक्ट आता है पोएम से, तो पोएम को जब भी पढ़िए तो इस तरीके से पढ़िए कि उससे एक्सट्रैक्ट पूछे तो उसका हम लोग आंसर कर सकें। पहला लाइन में कह रहा है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड मुझे बता रहा है कि वो कैसा था। कार्डबोर्ड मुझे कैसे बता सकता है, बट यहाँ पर ये तो एक नॉन लिविंग थिंग है, बट फिर भी इस तरह से कहते हैं हम लोग, कहने का बस एक तरीका होता है। कार्डबोर्ड शोज मी, मी मतलब कौन है? मी इज़ द पोएट, मी इज़ द पोएट शिरली। एंड कार्डबोर्ड यहाँ पर बता रहा है, क्या बता रहा है? तो अगर हम लोग लिटरेरी डिवाइस की बात की जाए तो नहीं लगता है यहाँ पर कार्डबोर्ड को पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफाई करने का मतलब एक ह्यूमन फेस उसको दिया गया है। कार्डबोर्ड मुझे बता रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। फर्स्ट लाइन में ही एक लिटरेरी डिवाइस मिल गया, तो यहीं पर मैं इसे पॉइंट कर देता हूँ, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पर कह रहा है द कार्डबोर्ड शोज मी। कार्डबोर्ड कैसे शो कर सकता है? सो उसको एक ह्यूमन टच दिया जा रहा है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। और क्या कैसा बता रहा है? कार्डबोर्ड में तस्वीर लगी हुई है और वो तस्वीर कुछ कह रहा है मुझसे। क्या कह रहा है मुझसे? व्हेन द 2 गर्ल कजन्स, 2 गर्ल है, कजन्स है, वेंट पैडलिंग। पैडलिंग का मतलब क्या होता है? पैडलिंग का मतलब होता है जब समुद्र के किनारे जो पानी देखते हैं ना, काफ़ी कम गहरा रहता है, जो बीच के पास पानी होता है बहुत कम गहरा होता है, शैलो वाटर कहते हैं उसे। वहाँ पर जब हम लोग चलते हैं ना तो उसे कहते हैं पैडलिंग, ठीक है। सो पैडलिंग, वही इसका मतलब यही हो जाएगा कि जो बीच का जो पानी है, शैलो वाटर है, उसके ऊपर वॉक करना, ठीक है, उसके ऊपर वॉक करना, पैडलिंग। व्हेन द 2 गर्ल कजन्स, 2 कजन्स हैं, उसके साथ और भी कोई है, ठीक है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। माई मदर्स हैंड, माई मदर, माई मतलब जितना भी मी, माई, ये जहाँ पर आपको फर्स्ट पर्सन दिखेगा, क्या दिखेगा? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। समझ जाइए कि वो किसके लिए यूज़ हो रहा है?
वो पोएट के लिए यूज़ हो रहा है। तो माई मदर का मतलब पोएट की माँ की बात हो रही है, पोएट्स मदर, पोएट की माँ की बात हो रही है। ईच वन होल्डिंग, जो दो लड़कियां हैं जो कज़न्स हैं उनकी, किसकी कज़न्स है, पोएट की मॉम की जो कज़न्स हैं उन लोगों ने, दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है। मतलब पोएट की जो मॉम है वो बीच में है और दोनों हाथ पकड़ा हुआ है जो उनके कज़न्स हैं, ठीक है, दो लड़कियां हैं। एंड शी द बिग गर्ल, शी वंस अगेन शी इज़ द बिग गर्ल। बिग गर्ल यहाँ पर किसको बोला जा रहा है, दैट इज़ वंस अगेन द पोएट्स मॉम। सम 12 ईयर्स और सो, 12 ईयर्स जिनकी एज है। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट की मॉम की एज है 12 ईयर और वहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ की बात हो रही है जिसमें कि पोएट की मॉम की एज है 12 ईयर और उनके साथ दो कज़न्स हैं, ठीक है, दो कज़न्स हैं जो उनका हाथ पकड़ के इस तरह से तीनों लोग फ़ोटो खिंचवाए हैं और उस फ़ोटो के समय उनकी एज इतनी है, ठीक है। तो यहाँ पर से कुछ भी क्वेश्चन पूछ देगा कि जैसे कि यहाँ पर इस लाइन में शी किसके लिए यूज़ किया गया है, तो पोएट की मॉम के लिए यूज़ किया गया है ना। मी किसके लिए, माई किसके लिए यूज़ किया गया, तो पोएट के लिए यूज़ किया गया। ये सब लाइन से क्वेश्चन पूछता है। इसका फिगर ऑफ स्पीच क्या है, तो पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है फर्स्ट स्टैंजा में। और एक फिगर ऑफ स्पीच मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं, माई मदर है ना, माई मदर्स हैंड्स। तो इसका मतलब क्या है कि म साउंड जो हो रहा है वो रिपीट हो रहा है। तो एक तरह के कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं, सो उसे हम लोग कहते हैं एलिटरेशन। क्या कहते हैं, एलिटरेशन। सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड गेट्स रिपीटेड एंड इट शुड बी इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, वर्ड के बिगिनिंग का साउंड होना चाहिए। तो एक तो बिल्कुल है। चलिए, एक ये पर्सोनिफिकेशन, दो फिगर ऑफ स्पीच मिल गया, दो वर्ड मीनिंग पता चल गया, एक वर्ड मीनिंग पता चल गया और ये स्टैंजा समझ में भी आ गया। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा, अगला स्टैंजा पे देखा जाए थोड़ा। ऑल थ्री मतलब किसकी बात हो रही है, पोएट की मॉम और उनके दो कजन्स, ऑल थ्री। स्टूड मतलब स्टैंड का पास्ट है, स्टूड, स्टैंड मतलब अभी खड़ा है, स्टूड मतलब उस समय खड़ी थी, जब फोटो खिंचवा रही थी तब खड़ी थी। स्टूड स्टिल मतलब शांत खड़ी है। जैसे कि हम कोई हमारी तस्वीर खींचता है तो हम लोग शांत हो जाते हैं, ठीक है, तस्वीर खिंचवाने के टाइम पे। तो वैसे ही वो लोग तस्वीर खिंचवाने के टाइम में स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। ये जो एक फ्रेज़ है स्माइल थ्रू देयर हेयर, ये उसका मीनिंग पूछा जा सकता है। स्माइल थ्रू देयर हेयर कैसे हो सकता है, हेयर के थ्रू कैसे स्माइल करेंगे। तो एक्चुअली ये जो एक सीनरी है जहाँ पर बीच पर वो लोग घूमने गए हैं, ठीक है, बीच में पोएट की मॉम है, उनके दोनों आसपास उनके कज़न्स हैं और उनकी अंकल जो है वो फ़ोटो निकाल रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। और वो बीच के पास, समुद्र के पास ना बहुत तेज़ हवाएं चलती है। एंड दे आर गर्ल्स, सो दे हैव लॉन्ग हेयर एंड देयर हेयर कम्स ऑन देयर फेस। जब वो लोग फ़ोटो के लिए स्टिल हैं, शांत है, पोज दे रहे हैं, तब उनके जो बाल हैं वो फेस पर आ रहे हैं और इसलिए वो लोग कह रहे हैं। तो फेस जो है वो हाफ कवर्ड हो जा रहा है, पूरा नहीं, हाफ कवर्ड हो जा रहा है हेयर से। दैट इज़ वाई between the smile and the photograph comes the hair. That is why we can say that they are smiling through the hair. They are smiling through the hair. Hair बीच में आ रहा है लेकिन स्माइल तो कर रहे हैं, फेस में तो स्माइल है ही। मतलब समझ में आया। तो ये इसका मीनिंग पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एट द अंकल विद द कैमरा, ठीक है, अंकल जो है वो कैमरा लिए खड़े हैं और वो फोटो खींचने के लिए। अ स्वीट फेस माई मदर्स, एक प्यारा सा चेहरा, ठीक है, वो अपनी मॉम को याद कर रही हैं, पोएट याद कर रही हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। और ये कब की बात है, जब पोएट का जन्म नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न मतलब ये तो बचपन की बात है ना, अभी भी उसी 12 ईयर ओल्ड की ही बात हो रही है। तो उस वक्त तो शादी नहीं हुई होगी उनकी माँ की, तो इसलिए वो उस टाइम बैचलर होंगी। तो इसलिए वो कह रही है, कब का ये फ़ोटो है, बिफोर आई वॉज बॉर्न। कभी हमें हमारे पेरेंट्स की फ़ोटो दिखती है बहुत पुरानी एल्बम वगैरह में, तो हमें भी लगता है ना कि पापा मम्मी जो रहे होंगे एक टाइम पे, ये भी छोटे होंगे, बदमाशी करते होंगे, कैसा इनका बचपन रहा होगा। तो ये सब बातें काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड कर रही है। एंड द सी विच अपीयर्ड टू हैव चेंज लेस, और जो सी है वो काफ़ी कम चेंज हुआ है, चेंज लेस मतलब कहते हैं ना, इंसान का क्या है, जन्म लेते हैं, मरते हैं, ये एक चक्र में चलते हैं हम लोग, ठीक है। बट सी जो है वो सदियों से वहाँ पे समुद्र था, आज है, कल भी रहेगा। सो बहुत कम उसमें बदलाव हुआ, चेंज लेस। हम लोग तो बदल जाते हैं, बचपना आता है, फिर बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर हमारी मेमोरीज बन के रह जाती हैं। बट जो सी है, जो सिनेरियो है, वो जो फोटोग्राफ है, वो क्या है, ये सब चेंज नहीं हो रहे हैं, ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है।
एट द सी विच अपीयर टू हैव चेंजलेस, जो लग रहा है कि बहुत कम बदला है समुद्र। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, और क्या कर रहा है, उनके पैरों को धो रहा है। पैरों को धो रहा है मतलब जो समुद्र के बीच के पास हम लोग खड़े रहते हैं ना, बीच पास लहरें आती है हमारे पाँव पे, वो पानी लगता है, ठीक है, पैर धुल जाते हैं, सो वही हो रहा है वहाँ पे। वॉश देयर टेरिबली ट्रांसिएंट, कैसा फीट है, ट्रांसिएंट फीट का मतलब क्या होता है, तो मतलब जो काफ़ी चंचल है, मतलब पैर एक जगह स्थिर नहीं रह रहे, छोटे बच्चे हैं बार बार हिल रहे हैं, ठीक है, वैसा मूवमेंट हो रहा है। तो ट्रांसिएंट फीट, ट्रांसिएंट का मतलब होता है मूविंग, ठीक है, बार बार पैर उनके चल रहे हैं, वो उनके पैरों को वो धो रहा है। चलिए सेकंड स्टैंजा भी ख़त्म। सेकंड स्टैंजा में एक जगह और दिख रहा होगा, टेरिबली ट्रांसिएंट, टी ट साउंड गेट्स रिपीटेड वंस अगेन, सो इट इज़ अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यहाँ भी है, एक जगह यहाँ भी था, ये माई मदर्स, यहाँ भी एलिट्रेशन था, ठीक है। इस तरह से आप खुद से भी खोज सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितना मैंने बताया उतना ही है, इससे ज़्यादा भी हो। जैसे कि यहाँ देखिए फिर दिख रहा है स्टूड स्टिल, एक तरह के साउंड दिखने चाहिए, स्टूड स्टिल, एलिट्रेशन फिर से आ गया, है कि नहीं। तो ये अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा की ओर। थर्ड स्टैंजा में क्या कहा जा रहा है, सम 20-30 ईयर्स लेटर, मतलब पहला दो स्टैंजा जो था वो बता रहा था कि जब पोएट की मॉम 12 ईयर्स ओल्ड थी। अब का जो टाइम है, मतलब अब का जो थर्ड स्टैंजा है, ये किस टाइम के बताया जा रहा है, उस फोटोग्राफ के समय से 20-30 साल के बाद, 20-30 ईयर्स लेटर, 20-30 ईयर्स लेटर, 20 या 30 साल के बाद। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट का मतलब फोटोग्राफ, ये सब वर्ड मीनिंग जानना जरूरी है, पूछ सकता है। स्नैपशॉट, फोटोग्राफ, मतलब अब ये एक, देखिए पहला फेज़ ये हो गया, 12 ईयर्स ओल्ड है, ये दूसरा फेज़ हो गया, ठीक है। ये दोनों पैराग्राफ मिला के पहला फेज़ को दिखाया था, जब उनकी माँ की एज 12 ईयर्स ओल्ड थी। अब ये सेकंड फेज़ है, कब, जब इस फोटोग्राफ खिंचाने के 20-30 साल के बाद पोएट की मॉम खुद देख रही है उस तस्वीर को और हंस रही होगी, ठीक है। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, फोटो को देखकर वो खुद हंसती होगी और कहती होगी, सी देखो, बेटी, डॉली, बेटी एंड डॉली आर द नेम्स ऑफ देयर कज़न, हर कज़न। तो पोएट की जो मॉम है, उनकी जो कज़न है, उनका नाम यहाँ पर मेंशन्ड है। तो मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा कज़न का नाम, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं बेटी एंड डॉली, देखो बेटी एंड डॉली, और वो फोटो देख के खुद हंस रही है। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखो देखो कैसा कपड़ा हमें पहना के तैयार किया गया था बीच पर जाने के लिए, है ना। जैसे बचपन में होता है ना कि हमें तैयार किया गया मेला में घूमने के लिए, कहीं पे बाहर जाने के लिए, आउटिंग के लिए, बीच पर जाने के लिए। तो बाद में हम लोग देखते हैं ना कि अरे ये कैसा कपड़ा हम लोग पहना करते थे बचपन में, कैसे जोकर लग रहे हैं, या खुद फनी सा कुछ बातें याद आ जाती है ना। तो ये दिस इज द सेकंड फेज। The sea holiday was her past, mine is her laughter. So in the third line we can see the sea holiday. They are talking about, once again they are talking about the sea holiday that they spent and which was shown in the first two stanzas. As I explained about the photograph was taken from the sea holiday. sea holiday जब वो लोग सेलिब्रेट करने गए थे, and was her past, and यहाँ पर देखिए was her past लिखा हुआ है, whose past, her, who is her here, her is the poet's mom, ठीक है। जहाँ पर भी प्रोनाउन आता है, सो प्रोनाउन को पूछा जा सकता है कि दैट हु इज हर इन दिस लाइन। सो वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, ये लाइन का बहुत डीप मीनिंग है, ठीक है। अगर इसका मतलब पूछा जाएगा तो इसको एक्सप्लेन कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। वॉज हर पास्ट, यहाँ पर दो लोगों की पास्ट की बात हो रही है। पहला पास्ट कि उसकी मॉम 20-30 ईयर्स फ्लैशबैक में जाकर अपने फोटो को देख रही है, और अभी का पास्ट क्या है कि जो पोएट है, पोएट अपनी मॉम को रिमेंबर कर रही है। तो दो पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। एंड माइन, और मेरे लिए पास्ट क्या है, उसकी माँ की हंसी, हर मॉम्स लाफ्टर, ठीक है। मेरे लिए पास्ट क्या है, मेरे लिए मतलब शिर्ली टॉल्सन के लिए, पोएट के लिए पास्ट है उनकी माँ की हंसी, और उनकी माँ के लिए पास्ट क्या है, ये फोटोग्राफ, ठीक है, ये फोटोग्राफ, ये स्नैपशॉट, ठीक है। बोथ राई, यहाँ WRI एक वर्ड है, इसका मतलब आपको जानना जरूरी है,
WR, with the labored ease of loss, with the labored ease of loss, मतलब समझिए Rai is a kind of emotion, okay, the kind of emotion that is a mixture of both sadness and happiness. मतलब कई बार ऐसा कुछ इमोशन हमारे माइंड में आता है जिसको देखकर हम लोग उदास भी हो जाते हैं, डिप्रेस भी हो जाते हैं, और एक छोटी सी हंसी भी आ जाती है चेहरे पे कि पहले ऐसा था, अच्छा कोई नहीं, चलो पास्ट को रिमाइंड करते हैं कभी. सो एक ऐसा इमोशन है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ हैप्पीनेस एंड सैडनेस. ठीक है, बोथ यहाँ पर किसको बोला जा रहा है? बोथ मीन्स द पोएट एंड द पोएट्स मॉम. विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस मतलब लॉस, इंसान के लाइफ में लॉस हमेशा आता है. ठीक है, लॉस जो होता है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है. हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ छोड़ आते हैं. बचपना को छोड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर और उसे भी, उस फेज़ को भी छोड़कर हम लोग और मैच्योर हो जाते हैं, है ना. सो देयर इज़ ऑलवेज अ लॉस एंड बट दिस लॉस इज़ लेबर्ड. लेबर्ड लॉस का मतलब है ना, इट इज़ अननेचुरल लॉस. अननेचुरल मतलब एक्चुअली जो पोएट है, पोएट की मॉम वो अब नहीं है इस दुनिया में, और वो एक बोलते हैं ना हम लोग कि असमय का मृत्यु हो जाता है ना, वो अननेचुरल था. अननेचुरल डेथ किसी को हो जाती है. सो ये यहाँ पे लेबर्ड ईज ऑफ लॉस किस लिए कहा जा रहा है? बिकॉज द लॉस दैट शी हैड टू सफ़र वॉज नॉट नेचुरल, इट वॉज एन अननेचुरल लॉस. सो मूविंग टू द फोर्थ एंड द लास्ट स्टैंजा. ये फोर्थ लाइन यहाँ पर मैंने लिख दिया है बिकॉज देर इज़ नो स्पेस हेयर. सो यहाँ पर टोटल 4 लाइन है इसमें. ठीक है, ये जो स्लैश है इसके बाद ये लास्ट लाइन था. ठीक है, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. एंड नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स. सो उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में, इस बात का जिक्र पहली बार फोर्थ एंड फाइनल स्टैंजा में होता है. शी इज़ बीन डेड. सो दिस लाइन, इन दिस लाइन शी इज़ टेलिंग दैट नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स, और उनको मरे, उनको गुजरे काफ़ी वर्ष बीत चुके हैं. एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस मतलब इतने दिन बीत चुके हैं जितना लाइफ उन्होंने जिया. जैसे कि मान लीजिए, इसको समझने का एक सिंपल सा बात मैं बता रहा हूँ. सपोज शी लिव्ड फॉर 30 ईयर्स एंड नाउ इट इज़ 30 ईयर्स आफ्टर हर डेथ. सो जितना साल उन्होंने जिया उतना साल उनको अब मरे हो चुका. समझ में आ रहा है कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन दैट इज़ नॉट द एग्जैक्ट डेटा. नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस मीन्स द सिचुएशन. अब कुछ ऐसा सिचुएशन है, अब कुछ ऐसा सर्कमस्टांस है दैट देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल. मतलब अब कुछ कहने के लिए रह क्या गया है. ठीक है, देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस. देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस मतलब कि अब जब कुछ कहने के लिए रहा ही नहीं है तो जो साइलेंस है वो सबको आके यहाँ पर क्या कर देता है? शांत कर देता है. बिकॉज एट द एंड there is always a silence. Everything happens and everything ends and there is always the silence at the end. So here the poet has lost her mom and she has just got a photograph from somewhere, and now while looking at the photograph she is just trying to remember those past days. So इस तरह से इस poem को explain किया गया है. I will make one more video in which I will describe all the important questions related to this chapter, related to this poem. So I hope you have understood this poem nicely. So thank you so much for watching the video. We will meet in the next video with a new topic. Thank you.